देखो तो अब तक हमने ये देखा कि जो भी फोर्स थे, जो वेरिएबल थे, लेकिन ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे। फोर्स हमने क्या देखे, जो वेरिएबल थे बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड में थे, ऑलवेज डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन था उसका हमेशा। अगर हमने वर्क का एक्सप्रेशन देखा था तो वो क्या था, एफ डॉट डी आर, अबे इसी को डी एक्स डी एस डी आर सब इसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, जब एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन निकालते थे R1 से लेके इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में, तो ये हो जाता था हमारा। यहाँ पे डी आर तुम बोल सकते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, जो कि क्या था डी एक्स आई कैप, अगर 3 डायरेक्शन में है तो डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डी क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मान है इसको दिखाने के लिए। यहाँ पे आर आई क्या है, आर आई था इनिशियल पोजीशन इसका, किसी भी पार्टिकल का, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जो आर एफ था वो क्या था, वो था फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम जो है अब देखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अब हम बात करेंगे क्या होता है। तो वो देखने के लिए पहला हम ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 आई कैप जोड़ 3 जे कैप जोड़ 4 के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। ए पॉइंट पे टू ए पॉइंट बी, बी जिसका मान है आई कैप जोड़ 2 जे कैप जोड़ 3 के कैप, ये हो जाएगा फाइनल, हो जाएगा इनिशियल वेक्टर। अंडर ए कांस्टेंट फोर्स का मान कांस्टेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन प्रोसेस, वर्क डन निकाल। देखो तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि वर्क डन हम जानते हैं होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। पहला एफ क्या है, एफ है 2 आई कैप जोड़ 3 जे कैप जोड़ 4 के कैप डॉट डी आर, डी आर का मतलब क्या, डी एक्स आई कैप जोड़ डी वाई जे कैप जोड़ डी जेड के कैप। इसका कहाँ से कहाँ तक, तो 2 3 4 से लेके, यानी ए से लेके बी तक, 2 यानी 1 2 और 3 तक, ये होगा इसका वर्क डन। तो 2 का dx से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x का मान है 2 से लेके 1 तक जोड़ 3 वाले का y से हो जाएगा तो 3 इंटू डी वाई 3 से लेके 2 तक जोड़ 4 के कैप का डी जेड से हो जाएगा तो 4 गुने डी जेड, और जेड का मान है 4 से लेके 3 तक, यानी हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखोगे, तो ये है पहला लिमिट है 2 3 4 से लेके 1 2 3 तक, x का मान पहले 2 फिर 1, ये कितना हो जाएगा, पहले रखो 1 तो 2 गुने 2 जोड़ 3 गुने 2 जोड़ 4 गुने 3 माइनस 2 गुने 2 जोड़ 3 गुने 3 जोड़ 4 गुने 3, 3 गुने 2 है यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाता है तुम्हारा -9 जूल। ये एक तरीका है। दूसरा बात क्या था, अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है, फोर्स कांस्टेंट, तो हम वर्क डन बराबर एफ डॉट एस लगा सकते नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो हमको पहला एस वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो हम आर बी माइनस आर ए निकाल देंगे वेक्टर। यहाँ पे है 1 और -2 तो माइनस आई कैप, 2 और 3 को घटाएंगे तो माइनस जे कैप, और 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस के कैप, ये तो हो गया आर वेक्टर, ठीक है।
वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स कितना था, तो 2i कैप जोड़ 3j कैप जोड़ 4k कैप, इसका गुना हो जाएगा -i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, यानी होगा -2 -3 -4, आंसर आ गया -9 जूल। ठीक है, एक दूसरा सवाल देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट था जिसको डिस्प्लेस किया गया, उसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये दिए हैं, फाइनल ये दिए हैं, फोर्स का मान ये दिया है, वर्क डन पूछ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, वर्क डन बराबर होता है F.dr, जो कि R इनिशियल से लेके R फाइनल तक जाएगा, R1 से R2। फोर्स का मान है 3x² जोड़ 2y, ये है j कैप में, ये है i कैप में। इसको हमको करना है dr का मान हम क्या लिखते हैं, dr का मान लिखते हैं dx i कैप जो dy j कैप जो dz k कैप, ये अपने से लिख देते हैं। देखो r वेक्टर dr वेक्टर जो होता है वो होता है dx i कैप जो dy j कैप जो dz k कैप, क्योंकि कोई भी r तो x y z में ही आएगा, तो dr है तो dx dy dz। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन बराबर हो जाएगा आई कैप वाले को आई कैप से गुना कर दो, हो जाएगा 3x² dx जोड़ 2y dy, z में तो कुछ है नहीं तो चला जाएगा, इसको R1 से R2 में करना है, ये आ जाएगा 3x³ 3 जोड़ 2y²/2, ये भी R1 से लेकर R2, R1 कितना था 2,3 से लेके 4,6, बट 2,3 का मतलब होता है x1 y1, ये है x2 y2, तो एक बार x का मान ये रखो, एक बार वो रखो, ये हो जाएगा 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो x³ यानी 4 का क्यूब प्लस y² यानी 6 का स्क्वायर माइनस x³ यानी 2 का क्यूब जोड़ y² यानी 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 83 जूल। एक बात बताओ, ये जो दो सवाल हमने बनाए, हमने जब वर्क का कैलकुलेशन कर रहा था तो हमने कोई पाथ बताया क्या कि किस पाथ से लेकर गए हैं। एक तो देखो, अगर ये सवाल देखोगे तो पहला पोजीशन क्या था 2,3, यानी x एक्सिस पे 2 और 3, तो ये 2,3 था, वहाँ से लेके गए 4,6 तक। अब इधर से लेके गए कि इधर से लेके गए कि यहाँ से लेके गए कि यहाँ से लेके गए, कुछ भी बताया क्या किस पाथ से गए, हमने तो बस तुमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताया, पाथ तो बताया नहीं कि किस से लेके गए थे, मेंशन ही नहीं किया। क्या बताया, खाली ओनली इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट बताया तुमको। यानी जो वर्क डन है, वर्क डन जो तुम निकाल दिए हो वो क्या था, पाथ इंडिपेंडेंट निकाल दिए, यानी बताए नहीं किस पाथ से लेके गया, यानी वर्क डन क्या था, सेम था अलोंग ऑल पाथ। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो फोर्स, द फोर्स इन विच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी ऐसे फोर्स जिसके वर्क डन का मान पाथ पे डिपेंड ही ना करे, आर नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स। यही तुमको पढ़ना था, ऐसे फोर्स जिसके लिए पाथ बताए ही नहीं तब भी वर्क डन आ जाए, सेम आए, किसी भी पाथ से जाओ, ए से लेके बी तक जाओ, ये इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ, पहले से जाओ, दूसरे से जाओ, तीसरे से जाओ, ए से बी तक पहुँचे हो अगर, तो वर्क डन क्या है, पहला रास्ता से देखोगे या दूसरा से देखोगे या तीसरा से देखोगे सेम आएगा। तो हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे
अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है जिसको तुम पोजीशन ए से बी तक 3 डिफरेंट पाथ से लेके जाओगे अंडर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो क्या होगा, तीनों में वर्क डन जो आ जाएगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से एक बात और निकल के आता है। मान लो ये यहाँ पे था और यहाँ पे गया, इधर से ए से बी पे गया पहली रास्ते और फिर बी से ए पे आ गया दूसरी रास्ते, तो जितना वर्क उधर जाने में लगा था उसका उल्टा आने में लगेगा, यानी नेट वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या दिखा सकते हैं, अगर क्लोज पाथ बना रहा है, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ, क्या होगा, इज 0। शर्त क्या है, अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 क्लोज पाथ में, यानी वर्क ए से बी में जितना लगेगा उसका उल्टा लगेगा बी से ए में, तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, 0। अब क्या होते, कौन से फोर्स होते कंजर्वेटिव, तो हम बोलते हैं, तुमको ग्रेविटेशन का नाम सुने हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सुने हैं, 2 मास के बीच में लगता है तो कंजर्वेटिव है। कूलाम का फोर्स सुने हो, 2 चार्ज के बीच में Q1 Q2/r² लगता है, कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग का फोर्स सुने हो, K x माइनस में, वो भी क्या है एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो बात आता है कंजर्वेटिव बोल दिए तो नॉन कंजर्वेटिव भी बता दो। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। जो नॉन कंजर्वेटिव वाला जो फोर्स होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, जो नॉन कंजर्वेटिव टाइप का है उसके लिए अलग अलग पाथ से वर्क डन सेम नहीं आएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा क्या चीज़, वर्क डन। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, लिख लो कॉपी में, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो बताओ क्लोज पाथ 0 होगा क्या नॉन कंजर्वेटिव में, नहीं, तो इसका पूरा उल्टा, तो इधर पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्लोज पाथ में 0 मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट ही है जो हम आगे देखेंगे, ये केवल और केवल डिफाइन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। जैसे एग्जांपल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कूलाम फोर्स बोलते हैं, और स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लोज पाथ बनाओगे यानी वर्क ए से लेकर बी में बराबर नहीं होगा, वर्क बी से लेके ए के उल्टा के, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, किस रास्ते लेके जाओगे उस पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो शब्द है वो डिफाइन नहीं होगा इसके लिए। एग्जाम्पल क्या, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है नोट करके लिखो कि ये डिफाइन होता है केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो ये डिफाइन नहीं होता है। बात निकल के आता है कि ठीक है, वो सब तो समझ गए। एक बात बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी पहला बात बोल रहे तुमको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी इसका जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, पाथ से इंडिपेंडेंट आएगा, यानी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर तुम छोटा सा स्मॉल हाइट लोगे h, तो जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन हाइट डिफरेंस।
बिटवीन 2 पॉइंट। तो देखो वर्क डन जो होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, वो होता है प्लस माइनस mgh। यानी अगर तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जा रहे हो, बी पॉइंट तक लेके जा रहे हो, अलग अलग रास्ते, सीधा लेके जाओ, इस हाइट तक लेके जाओ। मान लो ये फाइनल पॉइंट है बी और ये है ए, इनका हाइट h है। तो किसी भी रास्ते से लेके जाओ, अगर ये हाइट छोटा सा है तो वर्क डन जो होगा ए बी का, वो या तो ए से लेके बी में जाएगा तो mgh, क्योंकि ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ये माइनस में आएगा ए से बी जाने में। लेकिन जब बी से ए में आएगा तो नीचे ही आ रहा है और ग्रेविटेशन भी नीचे है, तो ये प्लस mgh आएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मास नीचे की तरफ आ रहा है तो mg जो फोर्स है, और ये नीचे की तरफ बी से ए जब जा रहा था तो h सेम था तो प्लस में आया, ये माइनस में आया। तो किसी भी रास्ते गया तो वर्क डन सेम आया। अब दूसरा पॉइंट सुनो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कह दो और मैग्नेटिक फोर्स बता दो, क्योंकि फील्ड ही वैसा है तो फोर्स भी सेम होगा। ये ना तो कंजर्वेटिव होता है, नीदर कंजर्वेटिव नॉर नॉन कंजर्वेटिव, यानी इसको दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं वो अलग बात है, वो बात की बात है। तुम इतना समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ना तो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ना ही नॉन कंजर्वेटिव है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब ये क्या है, ये हम लोग 12th के सिलेबस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पूरा चैप्टर है, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, फील्ड कहो या फोर्स। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्रोड्यूस होता है आइदर स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज एक रेस्ट पे है, और बाय टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग का मतलब होता है वो जो समय के साथ वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, एक तो स्टैटिक चार्ज द्वारा, या वैसा मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ बदल रहा है। तो अगर स्टैटिक चार्ज वाला फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कैसा होगा? ये होगा कंजर्वेटिव। लेकिन अगर टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड से बना है, कौन चीज़? मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये होगा नॉन कंजर्वेटिव। तो ये क्या, ये याद रखने की चीज़ें हैं, हो सकता है MCQ में डाल दे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से बना है तो क्या होगा, तो तुमको बताना रहेगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये होता है एनर्जी, सिंपली होता है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म एनी वर्क, बॉडी टू डू वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी को तो बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, यानी किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे? तो वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी ये अपने मोशन के कारण जो इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है उसको बोल देते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक बॉडी का मास है m, उसके पास वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका? तो मान लो इस बॉडी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर, वर्क डन टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, ब्रिंग इट टू
रेस्ट। पहला वेलोसिटी v था, बाद में वेलोसिटी 0 करने के लिए कितना, इसको रोकने के लिए सिंपली कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है ½ mv²। इतना जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। मान लो इसका डेरिवेशन अगर तुम देखोगे, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन देखोगे, मान लो एक कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स क्या है? कांस्टेंट, जो कि मास m के बॉडी पे लग रहा है, जो इनिशियली रेस्ट पे था। तो और इसको जो फोर्स है, फोर्स प्रोवाइड्स वेलोसिटी इजकल टू v टू मास m। ठीक है, तो देखो अगर इस वेलोसिटी को रीच करने में, इफ़ इन द रीचिंग दिस वेलोसिटी, इफ़ इन रीचिंग दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को रीच करने के लिए पार्टिकल जो था हमारा m मास का, वो पार्टिकल हैज बीन, फोर्स लग रहा है तो उसके पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, क्या चीज़? a, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन। अब शुरू में रेस्ट पे था तो u का मान है 0, यानी u का मान है 0, तो v² बराबर होगा u² प्लस 2as। तो a का मान क्या हो जाएगा? f/m। तो यानी ये जो हो जाएगा v² बराबर क्या होगा? अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन वो होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी मास गुने एक्सेलरेशन गुने डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2a/s, v²/2a, यानी जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? a गुने v²/2a। तो a से ये चला गया तो ये क्या आ गया? ½ mv²। यानी अगर तुम देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया बॉडी का? ये उस वर्क डन के बराबर आ गया, उस वर्क डन के बराबर आ गया जो बॉडी को पहले रेस्ट पे था, अब बाद में कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करा दिया? v वेलोसिटी। तो उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ जो बातें हैं, टू पॉइंट्स रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, देखो मास कभी निगेटिव नहीं होता, मास पॉजिटिव होता है। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर v² करोगे तो ये भी आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ½ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। डिपेंड नहीं करेगा कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और जो दूसरा बात है वो है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करता है किस बात पे? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसे कोई भी ट्रेन है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके अंदर कोई m मास का बॉडी बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको तुम ट्रेन के फ्रेम से देखोगे तो ये रेस्ट पे है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अगर तुम ग्राउंड या अर्थ जिसको बोलते हो उसके रिफरेंस में देखोगे, उसके फ्रेम से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? ½ mv², क्योंकि ट्रेन जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से वो भी जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ½ mv² है। यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस बात पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे सारे सवाल तो इसी पे एग्जाम में आते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, सारे नहीं मोस्टली। ये थ्योरम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये रिलेशन देता है हमको, रिलेशन देता है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन देता है। इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, देखो लिख लो पहला ये
ये होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या, सारे, कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, सब फोर्स को मिला लो। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो या इंटरनल फोर्स लग रहा हो, सारे फोर्स को कंबाइन करो जो कि एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इज इक्वल टू, यानी वर्क डन जो होगा वो इक्वल टू होगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी पार्टिकल का जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा वो डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज को क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। खूब सवाल आते हैं इस पर। मान लो कि जो फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे वो F1, F2, F3 ये सब क्या है, इंडिविजुअल अपना फोर्स लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है किसी पे, फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल पे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। वेक्टर सम है ये, फोर्स वेक्टर होता है, वेक्टर का सम डिफरेंट होता है। जो वर्क डन होगा रिजल्टेंट फोर्स द्वारा वो क्या होगा, F डॉट डी आर, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन F1 प्लस F2 से लेके Fn इंटू डी आर, यानी ये गुना कर दो अलग अलग तो ये हो जाएगा F1 डी आर जोड़ F2 डी आर जोड़ ऐसे ही F3 डी आर, ऐसे करके होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहले वर्क फोर्स द्वारा किया हुआ वर्क, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, वो ये कि वर्क डन, ये दूसरा थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट तुम ऐसा लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स which is also equal to the sum of the, sum मतलब जोड़, work done by the individual forces, individual forces is equal to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब हुआ कि अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालो या सारे फोर्स का अलग अलग वर्क निकाल के जोड़ दो इंडिविजुअल फोर्स का, जो पूरा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो बात निकल के आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट, उसके बारे में पहला पॉइंट। अगर W नेट दिया हुआ है पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का मान क्या है, पॉजिटिव। यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज। अगर W नेट निगेटिव है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो। इसके बाद दूसरा, अगर हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम जानते हो, वो फ्रेम जो मूव कर रहा होता है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, फ्रेम के पास क्या है, एज एक्सेलरेशन, ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर क्या लगता है, स्यूडो फोर्स लगता है। तो वर्क डन कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये जो लगाना रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे टाइप में फ्रेम में, तो लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जिसमें एक फोर्स तुमको इंक्लूड करना पड़ता है। कौन सा फोर्स, इंक्लूड स्यूडो फोर्स, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स। ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन
नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये लिख लो, मतलब तो समझना पड़ेगा बाद में। तो क्या हो जाएगा ये कि वर्क डन जो है सारे फोर्स के द्वारा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो किस फ्रेम से देखोगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये अपने पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है स्मॉल m, और ये वाला ब्लॉक है जिस नीचे में उसका ए से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो तुम देखो, तो अब ये अगर तुम छोटे वाले ब्लॉक को तुम देखोगे, उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो मास फोर्स जो लग रहा है वो मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स तुमको ऐड करना पड़ेगा इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम स्यूडो फोर्स को एफ पी से दिखाएंगे। वो भी कितने के बराबर होगा, मास गुने एक्सेलरेशन के बराबर। समझ रहे हो, क्या दिखाना पड़ेगा, मास गुने एक्सेलरेशन के बराबर। तो मान लो ये एक प्लैंक है उस जो कि ऐसा रॉक है, जिस पे छोटा मास m रखा हुआ है, नो रिलेटिव मोशन, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। किसके बीच में, ब्लॉक और प्लैंक। इसको ऊपर वाले को कह दो ब्लॉक, नीचे वाले का नाम दे दिया हमने प्लैंक। इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किस पे, ब्लॉक जिसका मास m है उस पे, तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा ma के बराबर। कैसे में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो, तो जो हमने ये बात समझ गए। अब ये समझो, जो ब्लॉक है, जो m मास वाला ब्लॉक है, उस पे अगर तुम ग्राउंड, ये वाला देखो, अगर तुम ये ग्राउंड के रिफरेंस से देखोगे, ये पहला तो रिफरेंस प्लैंक का था, तो प्लैंक के रिफरेंस में तो ये है, ग्राउंड के रिफरेंस से अगर देखोगे तो एक स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ग्राउंड का फ्रेम कैसा होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अगर प्लैंक मतलब नीचे वाला, वो मूव करता है डिस्टेंस s ऑन ग्राउंड, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ब्लॉक भी कितना मूव करेगा, ब्लॉक विल आल्सो मूव s सेम डिस्टेंस s। क्यों, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन है, तो इनके बीच में कोई भी मोशन नहीं है, तो इतना ही, नो स्लिपिंग है, नो रिलेटिव मोशन है। तो वर्क डन केवल और केवल कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, किसके रिस्पेक्ट में अभी देखोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन गुने s जो डिस्प्लेसमेंट था, वो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन का मान तो ma के बराबर है गुने s। लेकिन अगर तुम वर्क इनर्जी थ्योरम लगा दोगे, तुम जानते हो कि अगर v दे दे तुमको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ये आ जाएगा ma इंटू एस, m से m चला गया, तो v बराबर क्या आ गया, √2as। यानी अगर तुम कहोगे कि जो वेलोसिटी है ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, √2as के बराबर है। ठीक है, √2as के बराबर है, ये बात समझ लो। अब हम देखेंगे कि स्यूडो फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इसी में जो तीसरा ग्राफ था, स्यूडो फोर्स का क्या कहानी है। अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो ब्लॉक का, किस फ्रेम से, ये वाला था ग्राउंड फ्रेम से, और ये वाला है प्लैंक के फ्रेम से, ये वाला है प्लैंक के फ्रेम से। ग्राउंड तो रेस्ट पे था ना,
तो इसमें इनर्शियल फ्रेम में तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं आता, लेकिन प्लांक के पास एक्सेलरेशन था तो उसमें स्यूडो फोर्स देखना पड़ेगा। तो अगर तुम ब्लॉक का देखते हो, ब्लॉक फ्रॉम एक्सेलरेटिंग फ्रेम, किसका एक्सेलरेशन था यहाँ पे? प्लैंक के पास में था एक्सेलरेशन। जो स्यूडो फोर्स होगा वो क्या होगा? Fp1 लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा? मास गुने एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे देखा था, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था तो अपोजिट में, और चूँकि इनर्शियल फ्रेम से देख रहे थे तो एक ma के बराबर स्यूडो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन भी ma था। तो अगर तुम प्लैंक के रिफरेंस से देखोगे तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा? एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एक स्यूडो फोर्स है, दोनों आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? MAS माइनस MAS। अगर S डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी फोर्स इक्वल, ये भी इक्वल, एक उधर एक उधर, तो नेट तो जीरो है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के अगर देखोगे तो हाफ m भी रिलेटिव का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्क डन, बराबर तो जीरो आया है। तो यानी तुम कह सकते हो कि जो भी रिलेटिव होगा ब्लॉक का प्लैंक के रिस्पेक्ट में, यानी जो वेलोसिटी है ब्लॉक का किसके रिलेटिव में? रिलेटिव टू प्लैंक, वो कितना आ गया? जीरो, क्योंकि कोई भी रिलेटिव आएगा नहीं। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी यूजफुल है वैसे फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए, जहाँ पे फोर्स का नेचर हमको पता नहीं रहता है, ठीक है, या हमको वेरिएबल फोर्स का जिसका वेरिएशन ही ना पता हो वो निकालना रहता है। तो अब हम लोग इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखते हैं, एक्चुअली एग्जाम में भी आता है, हम भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस 20 मीटर और अटेंड कर लेता है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, एक बॉडी था जिसका मास था 5 किलो, पहले इसका स्पीड था 0, रेस्ट से गिर रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना गिरा है? 20 मीटर, और अब जो इसके पास 5 किलो वाला जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तुमको पूछ रहा हाउ मच वर्क इज डन बाय एयर का रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, ये मोशन नीचे हो रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ और पता है, ये ब्लॉक गिर रहा वर्टिकली तो इसका अपना mg एक नीचे की तरफ लगेगा फोर्स। यहाँ पे दो फोर्स हैं जो काम करेंगे, कौन कौन? mg और ये। तो जो वर्क डन होगा वो, तुम वर्क एनर्जी अगर थ्योरम लगाते हो तो क्या लिखते हो? लिखते हो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 था तो हाफ m 0 का स्क्वायर हो गया 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m गुने v का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 का आधा 50 गुने 250। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स, यानी क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि mg है, जो वर्क डन बाय जो एयर है वो बराबर हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। तो वर्क डन बाय एयर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय mg माइनस हाफ mv², ठीक है। ये तो आएगा नहीं, वर्क डन बाय एयर आ जाएगा हाफ mv² माइनस mg। हाफ mv² का मान कितना निकाला? 100 का आधा 50 गुने 250, ये आ गया था हाफ 5 गुने 10 का स्क्वायर घटे mg का जो वर्क डन होगा वो mgh होगा वर्क डन। तो mg कितना है? मास है 5, g का मान दे ही दिया है 10, हाइट दे दिया 20, तो यानी ये हो गया 250 माइनस 1000, ये आ गया माइनस
750 जूल। देखो कभी भी जो रेजिस्टेंस का वर्क डन आएगा हमेशा ही निगेटिव आएगा, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट लगता है। फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l and a variable force F is applied on it which brings the string gradually at angle theta। यहाँ पे पहले यहाँ पे था जो भी ऑब्जेक्ट मास m है उसको रस्सी से बांध दिया था, रस्सी का लेंथ l था, उस पर एक वेरिएबल फोर्स F लग रहा है जो उसको थीटा एंगल पे लेके जाता है। वर्क डन पूछता है कि वर्क डन बता दो कितना होगा। वर्क डन तुमको पूछ रहा है कितना होगा। सिंपल सा बात है। फोर्स देख लेंगे पहले पार्टिकल के ऊपर। ये हमारा पार्टिकल है, ये रस्सी टेंशन T लग रहा है इधर पे, इसका mg नीचे सीधा सीधा लग रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F। ये एंगल था थीटा, यहाँ से ये भी हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो गया T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा। ये तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया कि 3 फोर्स है, टेंशन, वेट और अप्लाइड फोर्स। कोई बात नहीं, सीधा से हम वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारा ब्रह्मास्त्र है वो लगा देंगे क्या होता है। तो देखो ये हमको चाहिए हाइट, कि इसका अभी पूरा था L और पूरा था कितना L। तो देखो ये जो पूरा L है तो यहाँ तक का जो दूरी आएगा इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे, ये है थीटा, ये है L, तो ये दूरी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L cos थीटा। ये पूरा लेंथ था L, ये पूरा लेंथ तो था L, इतना लेंथ है, तो ये हाइट कितना आ जाएगा, तो हाइट का मान आ जाएगा L घटे L cos थीटा। L कॉमन ले लोगे तो L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया हाइट। एक बात ध्यान से देखो, जो टेंशन है, टेंशन जो है उसका वर्क डन कितना आएगा। देखो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाता है तो cos थीटा का मान हो जाता है 0, वर्क डन हो जाता है 0। दूसरा बोलता है कि ग्रेजुअली लेके गया है, धीरे धीरे लेके गया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 हैं, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों टाइम पे 0 है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो यानी हम क्या समझ गए, जो वर्क डन बाय तीनों फोर्स होगा, टेंशन जोड़ mg जोड़ वर्क डन बाय जो F वाला फोर्स है, वो तीनों मिला के क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ही है 0। तो वर्क डन बाय mg कितना आया पहला वो बताओ। तो ये आया mg इंटू एच, निगेटिव में कितना आ गया, ये माइनस में mg, h का मान है L इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो वर्क डन ये तो हो गया 0। तो वर्क डन बाय जो फोर्स आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाय mg का निगेटिव, तो ये आ जाएगा mg L इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये आ गया हमारा आंसर कि जो फोर्स F है वो कितना काम कर रहा है, तो उतना ही कर रहा है जितना ग्रेविटी कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स F था वो कैसा था, F वेरिएबल था। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को पहले अप्लाई नहीं किया, हमने पहले फोर्स का मान निकाल लिया अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया प्रॉपर लिमिट के साथ में, ठीक है। अब बात क्या आता है, अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बॉडी है जिसका मास m है, स्लोली उसको होल्ड अप यानी ऊपर चढ़ाया हिल पे बाय ए फोर्स F विच एट ईच पॉइंट वाज डायरेक्टेड अलोंग ए टेंजेंट। फोर्स जो था हमेशा ही टेंजेंट जो था ट्रेजेक्टरी का, इसका जो पाथ है टेंजेंट टू पाथ था, हमेशा ही टेंजेंट लग रहा था। बोल रहा है वर्क डन बता दो इस फोर्स के द्वारा। अगर हाइट ऑफ द हिल दे दिया है h हाइट दे दिया हिल का, और लेंथ ऑफ जो बेस है वो L है,
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, इस पे 3-4 चीज़ें लगेंगी। एक तो लगेगा वेट, दूसरा लगेगा कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल लगेगा तो फ्रिक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल आ जाएगा फ्रिक्शन, और जो एक फोर्स तो लग ही रहता है, अप्लाइड फोर्स, जो कि क्या है, कैपिटल एफ। तो ये 4 चीज़ें लग रही है इस पर। तो हम जानते हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगा, नेट जो वर्क डन होगा वो आएगा डेल्टा के ई। क्वेश्चन में दे दिया है स्लोली, यानी इनिशियल वेलोसिटी बड़ा स्लोली रहे, ग्रेजुअली रहे, काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा 0। यानी तुम कह रहे हो कि वर्क डन जो mg करेगा, वर्क डन जो नॉर्मल करेगा, वर्क डन जो फ्रिक्शन करेगा, और वर्क डन जो अप्लाइड फोर्स करेगा, सब मिला के हो जाएंगे 0। तो बात बताओ कि वर्क डन बाय mg क्या होता है, तो होता माइनस ऑफ mg इंटू एच। एच ही हाइट है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको mgh ही करना पड़ेगा। नॉर्मल जो रिएक्शन है, नॉर्मल नाम ही नॉर्मल है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा 0। वर्क डन बाय जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखोगे तो होगा फ्रिक्शन फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, म्यू इंटू mg के बराबर गुने कॉस थीटा, म्यू mg गुने कॉस थीटा तो हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू mg कॉस थीटा के बराबर। तो जो वर्क डन होगा ए से लेके बी तक जाने में, ए से लेके बी तक जाने में, अगर तुम ध्यान से देखोगे, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है इंक्लाइन का एंगल थीटा, ये लेंथ है स्मॉल लेंथ dl, फ्रिक्शन तो भे, और ये जो है ये ब्लॉक है, इसके ऊपर मान लो फोर्स लग रहा है F, और ये है ds, ये दूरी जो है वो है ds। ठीक है, ये पहला पॉइंट से फाइनल पॉइंट, फ्रिक्शन छोटका वाला पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो अलोंग द इंक्लाइन जो, तो फ्रिक्शन जो होता है तुमको पता है, कभी भी इंक्लाइन पे उसका वेट mg नीचे लग रहा होता है, तो mg का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है नॉर्मल, और इधर की तरफ होता है mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अलोंग द इंक्लाइन होता है mg का साइन थीटा कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर होता है ये। तो फ्रिक्शन का मान हो जाता है म्यू mg कॉस थीटा, ये तुमने फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत बार निकाला होगा, म्यू mg कॉस थीटा के बराबर होता है। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस म्यू mg कॉस थीटा गुने ds, पूरा लेंथ अगर देख लोगे तो माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू dl। तो जो फ्रिक्शन का जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू mg इंटू पूरा लेंथ l, ये आ गया फ्रिक्शन का वर्क डन। तो अब अगर तुम हमको कहोगे कि वर्क डन बाय फोर्स कितना आएगा, तो हम सिंपली तुमको कहेंगे कि ये वाला तो हो गया 0, ये तुमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो रख दो यहाँ पे। वर्क डन बाय mg कितना है, mg का जो वर्क डन है वो है माइनस में mgh, जोड़ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, तो माइनस में म्यू mgl, और यही बराबर हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज दोगे तो निगेटिव ऑफ w बड़का फोर्स के f के, तो WF जो हो जाएगा सारे निगेटिव काट दो, तो mgh जोड़ म्यू इंटू mgl, यानी ग्रेविटी का वर्क हो गया mgh और फ्रिक्शन का वर्क हो गया म्यू mg गुने ये लेंथ l। तो सिंपल सी बात है कि हम देख रहे हैं कि अगर हमको इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावे निकालना रहता तो हमको फिर से फ्रिक्शन का फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसको अलग अलग जगह पे निकालना पड़ता और उसको F डॉट dr करना पड़ता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की सहायता से काफ़ी अच्छे से कर दिया है। ठीक है, इस पे हम एक आखिरी सवाल देखेंगे। अब
द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स दे दिया है t टाइम है t इजकल टू रूट एक्स प्लस थ्री। जब भी रूट रहे स्क्वायर कर लिया करो, तो स्क्वायर कर दोगे तो t माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, यानी v बराबर क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। एक्स का मान आ गया तुमको टी स्क्वायर जोड़ 9 माइनस 60, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो आ जाएगा 2t माइनस 6, 2 कॉमन ले लोगे तो t माइनस 3। ठीक है, तो वेलोसिटी का मान कितना आ गया 2 इंटू टी माइनस 3। तो ये तुम देख रहे हो जब t का मान रख दोगे 3 तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो पूछ रहा है व्हेन x इज फाइंड द वर्क द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। पहला पार्ट तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट x का मान क्या होगा जब वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी 0 कब होता है जब हम t का मान रखते हैं 3। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, t का मान आया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 0। यानी जब वेलोसिटी 0 है तब x भी 0 आएगा। व्हेन वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0। दूसरा पार्ट बोलता है वर्क डन बाय फोर्स बता दो पहले 6 सेकेंड में, पहले 6 सेकेंड में। तो वेलोसिटी t इजकल टू 0 पे निकाल लो, वेलोसिटी t इजकल टू 6 पे निकाल लो, तो क्या हो जाएगा t इजकल टू 0 जैसे रखोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 0 माइनस 3 यानी माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। और t इजकल टू 6 रखोगे तो t 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 6 में से 3 है 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब वेलोसिटी पता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, क्या होगा वर्क डन बराबर होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m v फाइनल के स्क्वायर माइनस v इनिशियल के स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ गया 0। तो यानी जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड क्या हो जाएगा 0। तो सिंपल सी बात है। देखो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे तुमको वर्क डन निकालने का कोई फार्मूला ही समझ में नहीं आता रहेगा और वहाँ पे दिखता रहेगा तुमको कि काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल सकते हो इनिशियल और फाइनल, तो समझ जाना वर्क डन यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।